Hello students, good morning all of you. Myself Arun Gautam. Welcome to अभिजात क्लासेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है। लास्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन के बाद में, विसरण के बाद में हम लोगों ने बात की थी पारगम्यता के बारे में। और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस, जो बायोलॉजी में भी है और आप लोगों की केमिस्ट्री में भी है। तो कॉन्सेप्ट तो एक जैसे ही है, हो सकता है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग कुछ दे रखा हो इसमें, बाकी के इसका जो मेन प्रिंसिपल है ऑस्मोसिस का, वो चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, सब में क्या है, इक्वल है। तो ऑस्मोसिस है क्या, परासरण क्या है, इसकी भूमिका क्या होती है, प्लांट फिजियोलॉजी में ये क्या कार्य करता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्मोसिस का मतलब है परासरण। किसे कहते हैं परासरण? पहली बात तो ये कि ये डिफ्यूजन का ही टाइप है। किसका टाइप है? टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी ये किसका प्रकार है? विसरण का प्रकार। क्लियर? विसरण में हम लोगों ने क्या कहा था कि जो पदार्थ के अणु होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं, विसरित होते हैं। यही बताया था ना कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। परासरण के अंदर होता तो ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसमें एक झिल्ली काम आती है जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। कौन सी झिल्ली कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रकार की जैविक झिल्लियां पढ़ी थी: पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य पढ़ी थी। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का रोल क्या होता है, ये क्या कार्य करती है? तो हम ये कहे थे कि अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो विलायक के अणुओं को, किसके अणुओं को? विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, जबकि किसके अणुओं को नहीं जाने देती? विलय के अणुओं को नहीं जाने देती। क्लियर? अब हम समझे इसको कि परासरण है क्या। तो यदि एक इजी सी डेफिनेशन दे तो ये है कि विलायक के अणुओं का, किसके अणुओं का? विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होना, निम्न सांद्रता की ओर विसरित होना परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। विसरित नाम आ गया, विसरण नाम आ गया, यानी है तो किसका प्रकार? विसरण का। तो विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होना क्या कहलाता है? परासरण। लेकिन परासरण तभी कहा जाएगा जब कोई झिल्ली किसका कार्य करे? अर्धपारगम्य का। अर्धपारगम्य का तात्पर्य क्या है कि उसमें विलायक के अणु तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाएंगे, लेकिन किसके अणु नहीं जाएंगे? विलय के अणु नहीं जाएंगे। यदि हम इसे समझने की कोशिश करें एक प्रैक्टिकली रूप में, तो हम क्या बताते हैं वो आप लोग देखिएगा। हमारे पास एक ये बड़ा सा पात्र है, ठीक है? इसके बीचों बीच मैंने ये झिल्ली बना दी, अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर? पार्ट ए, पार्ट बी, इसमें विलयन है। क्या है? विलयन। किसे कहते हैं विलयन? विलय तथा विलायक के अणुओं को विलयन कहते हैं। विलय तथा विलायक के अणुओं को विलयन कहते हैं। और बी वाले में भी क्या है? विलयन है। तो ये तो विलायक भर दिया, और ये हम लोगों ने बना दिया विलयन। विलयन बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें शर्करा ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? शर्करा। और इसमें भी क्या, थोड़ी बहुत क्या ऐड कर दी? शर्करा। पहली चीज तो ये, आप इन दोनों को देखोगे, यदि आप लोगों को कहे कि कौन से विलयन की सांद्रता ज्यादा है, ए की सांद्रता ज्यादा है या बी की सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता का मतलब यहां विलयन की बात कर रहे हैं हम, तो दिखने से ही लग रहा है हमें कि ए वाले में शर्करा ज्यादा है,
तो ये घोल जो है ये विलयन है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि विलयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता A की ज्यादा है, किसकी तुलना में, B की तुलना में। क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में ये बता दें कि भाई इसमें मैंने 5 स्पून डाले थे शुगर के, कितने स्पून डाले, 5, और इसमें केवल और केवल कितना स्पून डाला मैंने शुगर का, 1। तो यदि विलयन की बात करें तो मेरे को ये बताओ कि विलयन की सांद्रता किसकी ज्यादा है, तो सांद्रता किसकी ज्यादा है, A की ज्यादा है। अब कोई आप लोगों को ये पूछे कि इस डायग्राम को देखकर और पराशरण को परिभाषित कीजिए कि पराशरण कैसे होगा। तो देखो, पराशरण में हम लोगों ने एक बात तो क्लियर कर दी थी कि केवल विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। तो इधर देखो, यहां विलयन की सांद्रता ज्यादा है, विलायक की सांद्रता ज्यादा नहीं है। क्लियर। किसकी सांद्रता ज्यादा है, विलयन की। क्योंकि विलयन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों है, जबकि हम पराशरण की परिभाषा पढ़ते हैं कि विलायक के अणु हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं। तो इधर देखो, बी में विलायक की सांद्रता ज्यादा है, यानी विलयन की सांद्रता तो यहां क्या है, कम है, लेकिन यहां किसकी सांद्रता ज्यादा है, विलायक की सांद्रता ज्यादा है, और यहां विलायक की सांद्रता क्या है, कम है। क्लियर। तो अब होगा क्या, बी से अणु आएंगे किसकी तरफ, ए की तरफ। किसकी तरफ आएंगे, ए की तरफ। क्यों आएंगे, क्योंकि इधर विलायक की कमी है, इधर शर्करा का मैटर ज्यादा है, यहां शर्करा ज्यादा है, यहां शर्करा कम है, इसके पास जल के अणु ज्यादा है, इसके पास जल के अणु क्या है, कम है। तो इसको देखकर और पराशरण की परिभाषा क्लियर हुई। ये बीच वाली जो झिल्ली थी वो तो कौन सी थी, अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली थी, अर्धपारगम्य। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कंफ्यूज नहीं होना। यदि मैं इसको विलयन के अनुसार परिभाषा दूं, आप लोगों की केमिस्ट्री में मिल जाएगी सी, तो विलयन के अनुसार परिभाषा दूं तब तो ये कहूंगा कि कोई भी विलयन जो है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि विलायक के अणु जाएंगे, लेकिन यदि कई बार लिखा रहता है कि कोई भी विलयन जो है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, तो ये बात भी सही है। क्यों है सही, क्योंकि विलयन की सांद्रता निम्न है, इसका मतलब इसमें शर्करा कम है और विलायक क्या है, ज्यादा है। तो विलायक जब ज्यादा हो गया तो विलायक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ऊपर वाली डेफिनेशन हमारी क्लियर होती जा रही है। क्लियर। तो ये हुआ पराशरण। पराशरण की परिभाषा ये है कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं उसे हम पराशरण कहते हैं। और पराशरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब इसको एक प्रयोग के द्वारा समझे, जो आप लोगों की बुक में दे रखा है कि थिसिल कीट के द्वारा पराशरण का प्रदर्शन। किसके द्वारा, थिसिल कीट के द्वारा। तो मैकेनिज्म पढ़ लें आज हम, क्रियाविधि पढ़ लें, मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस। बड़ा सा इजी है, देख लेना। एक थिसिल कीप होती है, कौन सी कीप होती है, थिसिल कीप। उसकी शेप ये इस प्रकार की होती है। ये कौन सी कीप है, थिसिल कीप। क्लियर। ये सीधी है, कैसी है भी, सीधी। अब हम इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा। कब करेंगे, पहले इसमें हम शर्करा का घोल डालेंगे। किसका घोल डालेंगे, शर्करा का क्या डाल दिया, घोल डाल दिया, और अंकित कर लिया कि इस जगह तक डाल रखा अपन ने, यहां तक। क्लियर। चलो ठीक है। और यहां पर एक पेपर बांधेंगे जिसको पर्चमेंट पेपर बोलते हैं। कौन सा पेपर बोलते हैं, पर्चमेंट पेपर। बोले सर ये क्या है, ये पर्चमेंट जो पेपर है ये किसका काम करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली का। किसका काम करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो ये जो थिसिल कीप है अभी सीधी है, क्या है, सीधी। अब इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा। तो बोले सर ये नीचे नहीं गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ तो अपने कौन सा पेपर बांध दिया था, पर्चमेंट पेपर। अंदर किसका घोल है, शर्करा का घोल है। किसका घोल है, शर्करा का। तो देखिए स्थिति कैसी होती है। ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर एक बीकर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बीकर रखा हुआ है। इस बीकर के अंदर थिसिल कीप को उल्टा रख दिया हम लोगों ने। क्या रख दिया, थिसिल कीप को उल्टा रख दिया। क्लियर। ये लो साहब, थिसिल कीप को उल्टा रख दिया। और नीचे से क्या बांध रखा था आप लोगों ने, उसके पर्चमेंट पेपर। इस बीकर में क्या है, जल है। क्या है, इस बीकर में जल है। और यहाँ शर्करा का घोल कहां तक था, इस वाले पार्ट तक था। इसको यहां से बांध दो भाई, सीधा तो खड़ा होना ही। तो इसको यहां से बांध दिया, इसके अंदर किसका घोल डाल दिया, शर्करा का घोल डाल दिया। तो ये तो क्या है आप लोगों का, जल। ये क्या है,
शर्करा। ठीक है, अब जल में क्या है, जल विलयन नहीं है, जल विलायक है, और शर्करा के अंदर विलायक भी है और विलेय भी है। शर्करा के विलयन के अंदर क्या है, शर्करा का विलयन, इसमें विलेय भी है और क्या है, विलायक। तो एक बात बताओ, विलायक के अणुओं की सांद्रता कहां ज्यादा हुई, जल में ज्यादा हुई या स्थिर कीप में? तो हम कहेंगे कि विलायक के अणुओं की सांद्रता किसमें ज्यादा हुई, जल में ज्यादा हुई। कुछ समय पश्चात जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा देखना, ये आप लोगों का वो बीकर में क्या भरा हुआ था, जल, और ये आप लोगों की कौन सी कीप, थीसल कीप। कौन सी कीप है, थीसल कीप। और ये थीसल कीप पर क्या बंधा हुआ था, पर्चमेंट पेपर। पहले यहां तक था ना शुगर का लेवल, अब क्या होगा, वो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, शर्करा का जो घोल है ना, वो शर्करा का घोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या साबित हुआ भाई इसमें, ये स्थिति ए है और ये स्थिति क्या है, बी है। क्या क्या क्लियर करना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि इसमें शर्करा का घोल था, इस वाले थीसिल कीप को उल्टा रख के मैंने जल के बीकर में रखा, और ये पर्चमेंट पेपर ने किसका काम किया, अर्धपारगम्य झिल्ली का। बताया है, पर्चमेंट पेपर ने किसका काम किया, अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो भाई विलायक के अणुओं को तो ऐसा लगता है कि अंदर विलायक के अणुओं की क्या है, कमी। तो विलायक के अणु हाई कंसंट्रेशन से कौन सी कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करेंगे, यानी यहां से गति करेंगे इधर। जब जल के अणु धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट होंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेवल। और जब इसका ये लेवल बढ़ गया तो ये एक बात क्लियर हो गई कि थीसिल की कीप में किसके अणु अंदर आए हैं, जल के अणु, और जल क्या है, विलायक। तो मतलब कहां से आए ये जल के अणु, बीकर में भरे थे, किसमें भरे थे, बीकर में। तो ये बात क्लियर हो गई कि विलायक के अणु हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, विसरित होते हैं या गति करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि ये जो ओस्मोसिस है, पराशरण है, ये कितने प्रकार का होता है, ओस्मोसिस कितने प्रकार का होता है। तो देखो क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, तो दो प्रकार के हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, अंतःपराशरण, और दूसरा कौन सा है, बहिःपराशरण। ठीक है, बड़े छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे जो घर पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं कौन से पराशरण की, अंतःपराशरण की। देखो ये छोटी सी बॉल ली हम लोगों ने, प्याली बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने डाला जल, क्या डाला, जल डाल दिया जल। अब इसमें हम लोगों ने किशमिश डाल दी, पिचकी हुई, क्या डाल दी, किशमिश डाल दी। रात की बात है, ये रात को 10 बजे ये किया हम लोगों ने, और सुबह जब हम उठ के देखते हैं 6 AM पर, तो पता चलता है कि किशमिश फूली हुई है। कैसी है किशमिश, फूली हुई है। चाहे पानी में डाल के देख लो आप लोग या दूध में डाल के देख लो, किशमिश क्या है, फूली हुई है। तो बोले क्यों फूली किशमिश, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो किशमिश की जो बाहरी जो झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली ये काम कर रही है अर्धपारगम्य झिल्ली का। किसका काम कर रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। किशमिश को खा के देखो कैसी लगेगी, मीठी लगेगी, हल्का सा खट्टापन आएगा, लेकिन मीठा तो लगेगा। मीठा क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसकी मात्रा तो है, शर्करा की मात्रा तो है, यानी विलेय की मात्रा तो है, लेकिन विलायक की मात्रा इसमें नहीं है। तो हम लोग पराशरण में क्या पढ़ रहे हैं कि विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। तो ये जो किशमिश है इसमें शर्करा तो है, तो विलायक के अणु धीरे धीरे किसके अंदर प्रविष्ट होने लगेंगे, किशमिश के अंदर। किशमिश के अंदर प्रविष्ट होंगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। यही पराशरण कौन सा पराशरण कहलाता है, अंतःपराशरण। कौन सा पराशरण, अंतःपराशरण। ठीक है, एक चीज याद ध्यान रखना, भले कौन से विलयन से तुलना करें तो हम बात करेंगे अल्पपराशरी विलयन। कौन सा विलयन, अल्पपराशरी विलयन। अब ये अल्पपराशरी विलयन या अतिपराशरी विलयन क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन क्या समझने के बाद में बहिःपराशरण, बहिःपराशरण की बात करते हैं। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में क्या, अंगूर। क्या लेते हैं, अंगूर लेते हैं, और उस अंगूर को हम शर्करा के घोल में डालते हैं। किसके घोल में डालते हैं, शर्करा के घोल में। इस शर्करा के घोल को हम बोल रहे हैं अतिपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन। अब भाई अंगूर सब लोगों ने खाया है, खाओगे तो अंगूर कैसा लगता है, मीठा, उसमें जल की मात्रा भी है। ये लो साहब अंगूर,
और अंगूर के अंदर जल की मात्रा भी है और मीठे की मात्रा भी है। बाहर जो विलयन है वो अति पराश्रयी विलयन है, शर्करा का गाढ़ा घोल है। किसका गाढ़ा घोल है? शर्करा का गाढ़ा घोल है। अब क्या होगा? शर्करा का गाढ़ा घोल है, किससे ज्यादा गाढ़ा है? अंगूर के अंदर जो कोशिका रस है उससे ज्यादा है। अंगूर के अंदर कौन सा रस है? अंगूर क्या खुद एक कोशिका है, तो अंगूर के अंदर पाए जाने वाले कोशिका रस से भी ज्यादा गाढ़ा कौन सा है? बीकर में भरा हुआ है वो है। तो अब होगा क्या? कोशिका रस में पाए जाने वाले विलायक के अणु अर्थात जल के अणु कोशिका से धीरे धीरे कहां निकलना स्टार्ट हो जाएंगे? बाहर। क्यों निकलना स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि बाहर का जो विलयन है वो अति पराश्रयी है, उसकी परास ज्यादा है। क्या ज्यादा? उसकी परास, अर्थात इसकी सांद्रता ज्यादा है। विलयन की सांद्रता ज्यादा है, विलायक की नहीं, क्योंकि ये तो बाहर शर्करा का घोल, घोल का मतलब विलयन है, तो शर्करा के घोल की सांद्रता बाहर ज्यादा है, इसलिए जल के अणु धीरे धीरे कहां निकलेंगे? बाहर। बाहर निकलेंगे तो अंगूर पिचक जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं कौन सा पराशरण? बहिपराशरण। क्या बोलेंगे? बहिपराशरण। अब देखो ये नाम है कौन सा? अति पराश्रयी विलयन। तो विलयन, अति पराश्रयी विलयन क्या कहलाता है? तो इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे कौन से रस के साथ? कोशिका रस के साथ। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक हो। वापिस से सुन लेना कि ऐसा विलयन, ये वाला ही तो विलयन है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रस से अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अति पराश्रयी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? और एक नाम आया था अल्प पराश्रयी। अल्प से तो वैसे ही पता चल रहा है कि कम, कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से क्या हो? कम हो। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम हो उसे हम बोलते हैं अल्प पराश्रयी या हाइपोटोइक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ऑस्मोसिस की परिभाषा बता दिया आप लोगों को। ऑस्मोसिस की मैकेनिज्म थिसिल कीट के द्वारा प्रयोग जो इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पराशरण की क्रिया को थिसिल कीट के द्वारा समझाइए, या फिर अंतःपराशरण और बहिपराशरण क्या है। अब देखो ये जो है अंतःपराशरण और बहिपराशरण, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे पूछ ले कि किशमिश का पानी में फूलना कौन सी क्रिया विधि कहलाती है, तो एग्जांपल दे दे आप लोगों को, सॉरी ऑप्शन दे दे, जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन, अंतःपराशरण या बहिपराशरण। तो याद रखना कि किशमिश का फूलना क्या कहलाएगा? अंतःपराशरण, क्योंकि अंदर गया तभी तो वो फूली है। और दूसरा, अंगूर को शर्करा के घोल में डालने पर अंगूर पिचकता है, कौन सी क्रिया विधि? तो याद रखना कि बहिपराशरण होता है। कौन सा पराशरण होता है? बहिपराशरण होता है। आज हम लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। अब ये ऑस्मोसिस काम क्या आता है, क्या इसका महत्व है? तो इसके बड़े इंपॉर्टेंट महत्व है पादप या प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, जिसमें से हम ये कहेंगे कि पराशरण की जो क्रिया है उसी क्रिया के द्वारा जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? पराशरण की क्रिया के द्वारा। जो रूट हेयर होते हैं, मूल रोम होते हैं, वो जब जल के अणुओं को क्या करते हैं? खींचते हैं, अवशोषित करते हैं, तो वहां पर भी कौन सी क्रिया विधि लागू होती है? पराशरण की क्रिया विधि ही क्या होती है? लागू होती है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि और क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पादप विभिन्न भागों में जब जल पहुंचता है तो वो भी कौन सी क्रिया के द्वारा ही पहुंचता है? पराशरण की क्रिया के द्वारा ही पहुंचता है। और पराशरण ही पादपों को हिमीकरण और शुष्कन से बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, हिमीकरण और शुष्कन की क्रिया से बचाता है। यानी जो फ्रीजिंग हो जाती है, बर्फ जमती है या ड्राइनेस आ जाती है एकदम, उन दोनों घटनाओं से पादप की सुरक्षा करने का काम भी कौन सी क्रिया करती है? पराशरण की क्रिया करती है। तो आज हम लोगों ने पराशरण के बारे में पढ़ा कि पराशरण क्या है। कल जो टॉपिक लेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन। अब कोई पूछे कि सर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो जब चैप्टर ही दे दिया सिलेबस में तो पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक के कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करते जाना। 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।